गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का। देखिए चैप्टर नंबर 4, नाम है इसका वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसको कहते हैं हम वर्ग समीकरण। इसमें क्या होता है कि a, b और c इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इस समीकरण को में अगर इसमें ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के रूप में आ जाए तो इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। अगर ये पावर ऐसे आ जाएगी ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं घन समीकरण। यानी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको एक ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं, और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको हल करने की 3 विधियां होती है। सबसे पहली होती है गुणनखंड विधि। ठीक है। दूसरी होती है सूत्र विधि, और तीसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि। तो इस प्रकार से 3 विधियां हैं जिनसे हम इन समीकरणों को हल करते हैं। जब इन समीकरणों को इन विधियों से हल किया जाता है तो सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो इसके 2 हल होते हैं। प्लस प्लस के हो सकते हैं, या माइनस माइनस के हो सकते हैं, या प्लस माइनस के हो सकते हैं, या माइनस प्लस के होते हैं। जिस समीकरण की जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने ही हल माने जाते हैं। जैसे x की पावर अगर 4 आ गई तो इसके 4 हल होंगे, प्लस 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 प्लस, या फिर माइनस माइनस माइनस, या प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से संभावना है इसकी 4 हल की। लेकिन हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ एक ऐसे समीकरण से मतलब है जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है। इसलिए जब भी इसे हम इन तीनों विधियों से हल करेंगे तो इसके हमें 2 हल मिलेंगे, और इन दोनों हलों को ही हम मूल भी कहते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले गुणनखंड विधि का उपयोग करूं तो मान लीजिए एक समीकरण लेते हैं ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हल करने का तरीका आपने देखा होगा, मध्य पद को बांटकर गुणनखंड किया जाता है। जैसे 6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे कि प्लस करने पर 5 आ जाएगा और इंटू करने पर 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 के 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 गुणित 3 में 2 3 6 हो जाएगा, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम बीच वाले पद को 2 भागों में बांटेंगे तो इससे हम 2x या 3x पहले लिख दो, फिर 2x प्लस 6 बराबर 0 लेके चलेंगे तो ax स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम इसके कॉमन निकालेंगे। तो यहां से 2 पद बनाने के बाद यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा,
और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से कॉमन गुणनखंड फिर आ जाएगा, जिसको हम आगे बताऊंगा मैं, पहले नोट कर लीजिए। जैसे हमने अभी देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 में से मैंने अभी आपको कॉमन निकाल के दो के पेड़ बनाने के बाद कॉमन निकाल के बताया था x प्लस 3, 2 कॉमन निकाला था तो x प्लस 3 आया था इज इक्वल टू 0। इसमें से कि कॉमन पेयर फिर कॉमन निकाला अपन ने कॉमन फैक्टर को, तो x प्लस 3 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 होता है, इसलिए x प्लस 3 इज इक्वल टू भी 0 लेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 लेंगे। इससे x के दो मान निकलेंगे, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। यही इस समीकरण के हल कहलाते हैं और इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम x और के मान निकालते हैं, तो इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। इसमें एक प्रकार का सवाल और आ सकता है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसके गुणनखंड कैसा करेंगे? तो इसके लिए यहां पर एक संख्या आ गई है 2, इसलिए पहले आखिरी और पहली वाली संख्या का गुणा करेंगे। 5 गुणित 2 यानी हो जाएगा 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे कि प्लस करने पर 7 आ जाएगा और इनटू करने पर 10 आ जाएगा। तो इसके लिए यही कि ये गुणनखंड है, 5 प्लस 2 बराबर 7 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस 7 को हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब माइनस के अंदर गुणा करने पर देखेंगे अपन कि अंदर का साइन बदल जाता है, -5x माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। फिर इसमें वही का वही 2 की जोड़ी बनाएंगे और यहां से जो कॉमन निकलेगा वह निश्चित उसको निकाल देंगे। x कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा क्योंकि दोनों विषम संख्या है, इसलिए ऐसी कंडीशन में एक कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इसलिए बचा है कि जैसे हम माइनस कॉमन निकालते तो अंदर का साइन बदल जाता है, इसलिए ये कॉमन निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था तो 2 आएगा, 2x माइनस 5। ये दोनों समान गुणनखंड आना चाहिए। अब इस गुणनखंड को यहाँ से फिर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा इसमें x और यहाँ बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से फिर दो गुणनखंड मिल जाएंगे, इनके इज इक्वल टू में फिर प्रत्येक के बराबर 0 लिखेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे। इसमें जब x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 5 हो जाएगा ये, तो x बराबर 5/2। इस प्रकार से एक x का मान आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब एक का पक्षांतर करेंगे तो उधर प्लस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार का एक गुणनखंड और कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी विधि बताऊंगा जिसे हम सूत्र विधि कहते हैं। सूत्र विधि में इस समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र लगाया जाता है जिसे हम श्रीधराचार्य जी का सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इस सवालों को हल करते हैं। इसे हम दूसरी विधि कहते हैं और इसका नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधर आचार्य सूत्र। इसके जो इस सूत्र के फाउंडर मैन थे वो थे श्रीधर आचार्य। तो इसको हम हल करने की दूसरी विधि कहते हैं, वर्ग समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है ये, और इसका नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र। इसमें ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विविक्तीकर भी कहते हैं।
विविक्त कर, और इसकी सहायता से हम किसी भी वर्ग समीकरण की प्रकृति पता लगाते हैं कि ये किस प्रकृति का समीकरण है, इसलिए इसे हम d बराबर ही दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और पूछा कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति किसी भी समीकरण की पता लगाने के लिए सबसे पहले हम d निकालेंगे, माने विविक्त कर निकालेंगे। यदि d बड़ा आ जाता है 0 से तो इस समीकरण के मूल अधिकल्पित होते हैं। और यदि d बड़ा आ जाए, सॉरी यहां पर मैंने d छोटा लिखना था, गलत लिख दिया। d बड़ा आ जाए 0 से तो मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान माने जाते हैं या होते हैं। और यदि d इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो मूल पुनरावृत या समान या बराबर माने जाते हैं। इस तरह से हम इसको d का मान निकालकर उसकी प्रकृति को पता लगा सकते हैं कि इस समीकरण के मूल किस प्रकृति के हैं। तो हम बात कर रहे थे श्रीधर आचार्य फार्मूले की, जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं। इस सूत्र विधि की सहायता से हम सवालों को हल करेंगे। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बताता हूं। जैसे प्रश्न आता है कि x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 की जगह अपन 10 ले लेते हैं। को के मूल सूत्र विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समीकरण लेंगे 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। करने पर इस प्रकार से लिखेंगे, जिसमें यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 माना जाता है, इसलिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी और c की वैल्यू 10 हो जाएगी। सबसे पहले हम d का मान निकालकर इसका पता लगाएंगे कि ये किस प्रकृति के मूल है इस समीकरण के। तो d में मान रखने पर d बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह पर 1 रख देंगे और c की जगह 10 रख देंगे। इस प्रकार से d का मान 7 का वर्ग करने पर 49 हो जाएगा। इसका मान 10 चौक 40 एकम 40 हो जाएगा। तो d बराबर 9 आ जाएगा। चूंकि d का मान 0 से बड़ा आया, अतः लिखेंगे अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, असमान होंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूला रखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ डायरेक्ट अपन d की वैल्यू रख सकते हैं, d रख सकते हैं क्योंकि d का मान हम निकाल चुके हैं पहले, इसलिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। माइनस b की जगह रखिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ रखेंगे 9
बटे में 2, a की जगह रखिए 1। अब क्या करेंगे, -7 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे, 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको आगे इसका। अब इसमें एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, क्योंकि एक बार प्लस वाला सबसे भी और एक बार माइनस वाला भी। जब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर -7 प्लस 3 के बटे में 2 कर देंगे, तो x बराबर -7 में से 3 जाएगा तो -4 के बटे में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, x बराबर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -7 -3 के बटे में 2 हो जाएगा, तो x बराबर, ये माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है इसलिए -10 हो जाएगा बटे में 2, ये माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान -5 आ जाएगा, एक x का मान -2 आ जाता है और इन्हीं को इस समीकरण के मूल कहते हैं। इस प्रकार से हम सिद्धाचार्य जी के सूत्र की सहायता से x का मान निकालते हैं। अब मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा। पूर्ण वर्ग विधि इसमें मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, x² प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल लिया, इसको पूर्ण वर्ग विधि से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अचर संख्या है इसका पक्षांतर करेंगे, -30 हो गया क्योंकि प्लस का 30 था ये। अब क्या करेंगे कि ये जो संख्या है x का, इस x वाली संख्या जो भी है इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर ये कट नहीं रहा, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद हम इसको दोनों साइड जोड़ देंगे। 11/2 की घात 2 हो जाएगी यहाँ, या -30 प्लस 11/2 की घात 2, दोनों साइड जोड़ देंगे। अगर ये कट जाता तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहा, इसको बगैर काट के उसका वर्ग करेंगे और दोनों साइड जोड़ देंगे, जिससे ये सूत्र बन जाएगा जो हमने पढ़ा है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा इसका। इसलिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, एक है तो एक x रखेंगे a की जगह पर, और यहाँ रख देंगे 11/2, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। इन दोनों मानों को यहाँ रखेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b की जगह पर रखेंगे 11/2 की घात 2 -30, और इसका वर्ग कर देंगे तो 121 हो जाएगा, बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इस प्रकार से अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, ये ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ एलसीएम 4 आ जाएगा, इसका वो करेंगे तो 120 121। इस प्रकार से x प्लस 11/2 की घात 2 और ये हो जाएगा 1/4। जब ये वर्ग है तो इसको भी हम वर्ग बना लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग, लेकिन इसको प्लस माइनस में लिखेंगे। अब प्लस माइनस में लिखेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्यों लिखते हैं। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 11/2 प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, तो प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से अलग कर दो इसको, चिन्ह लेने पर, तो x प्लस 11/2 प्लस 1/2 ऐसे रहेगा। अब 11/2 को उधर ले जाओ, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 11, ये -10 के बटे में 2, 2 पंजे 10, x बराबर -5। तो इस प्रकार से एक मूल आ जाएगा, x बराबर -5। उसी प्रकार से हम माइनस साइन लेंगे तो उससे दूसरा मूल निकालेंगे।
साइन यानी ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे। इसमें x प्लस 11/2 तो है या -1/2 लेंगे। 11/2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 11/2 हो जाएगा। फिर वही का वही हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और सॉरी 2 हो जाएगा, और ये डिजिट ऐसी रहेगी, इसलिए -12 के बटे में 2, 2 ही 6 12, x बराबर कितना हो जाएगा -6। इस प्रकार से दूसरा मूल भी आ जाएगा इसका, x बराबर -6। तो इसको कहते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। अब हम समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए हर समीकरण में मान लीजिए समीकरण दिया है तो इसके दो मूल होते हैं, अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसमें सबसे पहले मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से भी दर्शाते हैं, और इसका फार्मूला बनाते हैं -b/a, या फिर हम इसको -x का गुणांक बटे x² का गुणांक लिखते हैं। उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा लेते हैं और इसमें c के बटे में a लिखते हैं, या फिर इसको अचर पद बटे x² का गुणांक लिखते हैं। तो मूलों का योगफल और गुणनफल इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 2x² - 11x + 9 = 0 देखा। इसके मूलों का योगफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लेंगे -b/a। यहाँ पर तुलना करें तो a का मान है 2, b का मान है -11, c का मान है 9। तो मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर b की जगह -11 रखेंगे तो -1 तो है पहले, दूसरा -11 के बटे में 2 रख देंगे। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 11/2। तो मूलों का योगफल निकल गया। उसी तरह से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के लिए c/a हो जाता है। c/a के लिए c की वैल्यू रख देंगे 9, 9 के बटे में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल आ जाता है। तो ये जो है, ये हमने निकाला मूलों का योगफल, ये निकाला मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल और गुणनफल इस विधि से निकालते हैं। अब अंत में मैं आपको बताता हूं कि वर्ग समीकरण कैसा बना जाता है। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए प्रश्न आता है कि मान लीजिए दो मूल दिए, वर्ग समीकरण बनाइए, ऐसा आता प्रश्न, वर्ग समीकरण बनाइए। जबकि मूल अल्फा एवं बीटा है। ऐसे समय में हम करते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का, यहां लिख देता हूं मैं, गुणनफल इक्वल टू में 0। इस प्रकार के समीकरण बनेगा जिससे हम वर्ग समीकरण बनाएंगे, जिसमें हमेशा मूल दिए रहते हैं। इसको हम या इस रूप में भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम, मान लीजिए कि मूल दिए हैं 5 और 6। अब वर्ग समीकरण बनाएंगे तो
तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए हम सूत्र लगाएंगे मूलों का योगफल, मूलों का योग x प्लस गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम यहां रख देंगे 5 प्लस 6 और यहां गुणा कर देंगे 5 गुणित 6 इज इक्वल टू 0। एक बार जोड़ेंगे तो ये 11x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये वर्ग समीकरण हमको एक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी जब मूल दिए रहते तो उसका हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको पूरा वर्ग समीकरण बताया, जो और कुछ रह गया इसके अंदर वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा।